जुड़े हुए हैं और उनके साथ नरोत्तम मिश्रा मौजूद हैं। तो सीधे शरद के पास चलते हैं। शरद, सिंधिया ने बीजेपी में शामिल होकर एक साथ कई चीजों को साधने का काम कर लिया, क्या यह कहना गलत नहीं होगा? क्या लगता है ऐसा की कोशिश की है? हाँ बिल्कुल, देखिए सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर नरोत्तम मिश्रा जी हैं। सर, सिंधिया जी का आप लोग बीजेपी में कैसे स्वागत कर रहे हैं? तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं, अंतर मन से स्वागत कर रहे हैं। एक बड़ा नेता जो ओजस्वी वक्ता और तेजस्वी वक्तत्व का धनी है, जो नौजवान की आशा का एक केंद्र बिंदु है मध्य प्रदेश के अंदर। और कांग्रेस की तो रीढ़ थी वो, कांग्रेस तो सरकार ही उसके कारण से बनी, वही चला गया। अब क्या बचा कांग्रेस पे? 15-20 साल आराम करना चाहिए। लेकिन सर, ये वही सिंधिया हैं जो आपको कोसते थे, आप उनको कोसते थे। माफ़ करो महाराज जैसे आप लोगों ने स्लोगन दिए थे चुनाव के दौरान, ये मेल हो पाएगा आपको क्या लगता है वाकई में? अरे बहुत बढ़िया मेल होगा। आप कैसी बात कर रहे हो? पारंपरिक रूप से, खानदानी रूप से और विस्तार में सिंधियाओं का इस पार्टी को खड़ा करने में योगदान रहा है भाई। अम्मा महाराज फाउंडेशन मेंबर थी इस पार्टी की, और मुझे अच्छी तरह जानने में, बहुत छोटा था, राजमाता साहब कितनी मेहनत करती थी। इसलिए मिलन वाली या मैच्योर होने वाली वो कोई दिक्कत कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। और परस्पर चर्चा होने के बाद ही सब हुआ है हमारे। हाँ। एक सवाल ये खड़ा होता है कि आमतौर पर अब भी राजनीतिक तौर पर या पत्रकार जब विश्लेषण करते थे तो कहते थे कि ग्वालियर में पावर सेंटर हैं, तो एक नरेंद्र सिंह तोमर हैं, एक नरोत्तम मिश्रा हैं, पावर सेंटर। अब एक पावर सेंटर क्या बीजेपी में सिंधिया का गिना जाएगा? ये आप ग्वालियर चंबल की राजनीति को अब आप कैसे देख रहे हैं? पावर सेंटर तो देखो, आप लोग हो, जिसको चाहो उसको बना दो। अब मेरे में पावर ही नहीं तो मैं सेंटर कहाँ से हो गया? मेरे को तो आप उसमें से वैसे ही हटा दिया करो। जहाँ तक सवाल नरेंद्र सिंह जी तोमर का है, जहाँ तक सवाल आदरणीय सिंधिया जी का है, ये दोनों राष्ट्रीय क्षितिज पे नेता हैं और आराम से दोनों चलेंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि दो नेता हैं तो चल नहीं सकते। पूरे देश में ऐसे बीसियों उदाहरण हैं जो निकले हैं और आगे तक गए, और ये भी दोनों बड़े नेता हैं, दोनों आगे तक चलेंगे। कहीं कोई मतभेद नहीं है, कहीं कोई वो नहीं है। अच्छा, सिंधिया जी ने शामिल होने के तुरंत बाद ही जो बातें आप लोग कह रहे थे कि 18 महीने में ना कर्ज माफ़ हुआ, ना बेरोजगारों की सुध ली गई, वो सारी बातें वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, शामिल होते के साथ नहीं कहा। सिंधिया जी ने आज से 6 महीने पहले भिंड की सभा में कहा था कि 50,000 तक का भी कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। आप कहो तो मैं बता दूं, उनका ट्विटर बता दूं और वो बता दूं। उनने बीच में कहा माफिया के बारे में, माइनिंग माफिया के बारे में, दूसरे माफिया के बारे में। उनने अभी लेटेस्ट जहाँ से ये विवाद शुरू हुआ, जिसपे कमलनाथ जी ने कहा कि आ जाएं सड़क पे, उन्होंने उन अतिथि विद्वान और संविदा शिक्षकों के लिए कहा कि उनके लिए अगर जरूरत पड़ी तो सड़क पे आऊँगा। कमलनाथ जी ने कहा कि आ जाओ सड़क पे, वो आ गए सड़क पे। कमलनाथ जी सड़क पे आ गए, वो तो नहीं आए। पूरी सरकार सड़क पर ला दी उन्होंने। अच्छा, एक सवाल और है। दिग्विजय सिंह जी 3 तारीख से कह रहे हैं कि नरोत्तम जी ने उनके विधायकों को बंधक बना लिया और कुछ पैसों को ऑफर दे रहे हैं। ये विधायक नहीं है तो आप सिंधिया जी को सीधे नज़र बनाए हुए थे, वो विधायक को पे नज़र बनाए रह गए। देखिए, ये सरकार को मध्य प्रदेश में डुबाने वालों की जब सूची बनेगी तो दिग्विजय सिंह का नाम नंबर 1 पे आएगा। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते रहे वो, आज तक किसी चीज का प्रमाण नहीं दिया। और अचंबा ये था, उस पर सितम ये था कि हर बार ये कहते थे वो कि मैं तो प्रमाण के साथ बात करता हूं। अब जैसे मैं स्वयं बोल रहा हूं ना, तो वो बोल ही नहीं रहे, मेरे जवाब नहीं दे रहे आज तक। उनने मेरे पे आरोप लगाया कि 100 करोड़ रुपया मैंने बाबू जंडेल सिंह को, श्योपुर विधायक को, 1.25 साल पहले भोपाल के किसी ढाबे पे ऑफर किया। आज तक न वो ढाबा दिखा, न बाबू जंडेल सिंह जी ने कहा कि मैं नरोत्तम से मिला हूं, न 100 करोड़ रुपए का कोई प्रमाण दिखा। फिर मंदी का दौर आया राजा साहब पे, तो 35 से 30 करोड़ पे, 25 करोड़ पे आ गए। बोले विधायकों को बंधक बना के रखा है, हॉर्स ट्रेडिंग की गई है। फिर विधायक लौट के आए, इनके समर्थक खास हैंदल सिंह कंसाना से लेके बिसाऊलाल सिंह तक। उन्होंने कहा हमको कौन बंधक बना सकता है, हमको कौन वो कर सकता है। कोई तीरथ से आ रहा था लौट के, कोई इलाज करा के आ रहा था। निर्दलीय और बसपा के और सपा के विधायक आए, उनने कहा किसी ने बंधक नहीं बनाया। अब ये तो होते हैं प्रमाण। और कहीं यही लोग एक भी भाजपा का नाम ले देते, फिर देखते आप कितना जोर का कत्थक करती कांग्रेस।
आपका मनोरंजन वो इतना किशोर का कथक होता कि दिखाई नहीं दिखता। आज बेचारे बिना आधार के भी भाजपा को कोसे जा रहे हैं, अपने अंदर झांक के ही नहीं देख रहे कि आपकी पार्टी में टूटन हो गई, आपकी पार्टी टूट गई, आपकी पार्टी बिखर गई, भाजपा को कोसे जा रहे हो। और आपकी पार्टी ऐसी कैसी है कि भाजपा के कहने पे भगदड़ मची हुई है उसमें। आप अपने घर को नहीं संभाल पा रहे। अब आप लोग संभालने के लिए तैयार हैं क्या? मध्य प्रदेश कब तक माना जाए? क्या मध्य प्रदेश अब आप लोग संभालने के लिए तैयार हैं क्या? वो नहीं संभाल पा रहा है जैसा आप कह रहे हैं। जब खाली होगा तो विचार करेंगे उस बारे में। पहले स्थान रिक्त तो हो, पहले से ही कहते हैं हम। मान न मान में तेरा मेहमान। विधायकों के इस्तीफे तो हो रहे हैं, करीब 22 विधायकों ने दिया। तो अब आप लोगों का स्टैंड क्या माना जाए? आप लोग क्या वेट एंड वॉच कर रहे हैं या आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं? हमें जल्दी काहे की है? हमें तो मालूम है, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये सरकार अपनी बोझ से भरभरा के गिरेगी। गिरती दिख भी रही है। जब मरता कोई व्यक्ति दिख रहा है तो हम 302 क्यों लगाएं गोली चला के? तो ये है नरोत्तम मिश्रा जो इस वक्त हमसे बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि दरअसल जो सिंधिया आए हैं तो पूरे तरीके से वो स्वीकार हैं। जहाँ तक बात पावर सेंटर की है तो वो अपने को इस रेस से बाहर करते हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार खास तौर से मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल की जो राजनीति, नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर, जयभान सिंह पवैया, प्रभात झा जैसे बीजेपी के नेता करते थे, उनकी राजनीति पर सिंधिया के आने के बाद क्या असर होगा। शरद, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? क्या घनश्याम, उनका फोन आ रहा था क्या? मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा सर्वप्रथम आदरणीय नड्डा साहब को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को, कि उन्होंने मुझे अपने परिवार में आमंत्रित किया, एक स्थान दिया। मेरे जीवन में 2 तारीखें बहुत महत्वपूर्ण रही। व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जो व्यक्ति के जीवन को बदल के रख लेते हैं, और मेरे जीवन में वो 2 दिवस, पहला दिवस 30 सितंबर 2001, जिस दिन मैंने अपने पूज्य पिताजी को खोया। एक जीवन बदलने का दिवस था मेरे लिए। और उसी के साथ दूसरी तारीख 10 मार्च 2020, जो उनकी 75वीं वर्षगांठ थी, जहां जीवन में एक नई परिकल्पना, एक नया मोड़ का सामना करके एक निर्णय मैंने लिया है। मैंने सदैव माना है जिंदगी में कि हमारा लक्ष्य इस भारत मां में जनसेवा होना चाहिए, और राजनीति केवल उस लक्ष्य की पूर्ति करने का एक माध्यम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। वक्त एक ब्रेक का है।